फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मंगीलाल में आपका स्वागत है। तो कल हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में हमने बेसिक पढ़े थे कि पैसिव वॉइस हमें क्यों बनाना पड़ता है। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाने की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है, और ये भी पढ़ा हमने कि कैसे वाक्य होंगे जो उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ठीक है, और मैंने आपको रूल भी एक बार तो मैंने फॉर्मूला लिख करके बताया था। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में इसके आगे का पढ़ते हैं और कोई बात नहीं करेंगे, सीधी पढ़ाई की बात करते हैं। तो देखो, जब हम एक्टिव वॉइस इसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ठीक है, तो दो तीन इंपॉर्टेंट रूल है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नियम पहला, मैंने आपको जैसे कि वाक्य बताया था। क्या, अगर मैं जैसे कि एक वाक्य लिखूं कि राम फुटबॉल खेलता है, ठीक है, तो इसका क्या हो गया, पहला टेंस है राम प्लेज फुटबॉल। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, फुटबॉल वॉज, फुटबॉल में ई जाएगा, फुटबॉल इज प्लेड बाय राम, यानी कि जो फुटबॉल है राम के द्वारा खेली जाती है। तो मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था कि एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है, और ये है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में हमेशा क्या फॉर्मूला होता है, ये तो ठीक है, पहला टेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, पहले और पांचवें टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती फर्स्ट एफर्मेटिव वाक्य में, लेकिन जनरली जो भी होते हैं टेंस उसमें एफर्मेटिव स्ट्रक्चर कौन सा होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, हमने एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था उसको पैसिव वॉइस का क्या बना दिया, सब्जेक्ट। तो यानी कि पैसिव वॉइस करेंगे तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस का, ये है ऑब्जेक्ट, इसको ऐसा का ऐसा यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो हम आगे मैं पढ़ाऊंगा आपकी कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कौन सा इनडायरेक्ट। ठीक है, अब फिर लगाई हमने क्या, हेल्पिंग वर्ब, तो फिर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा ध्यान रखना पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर हमने बाय करके क्या किया, ये वाला सब्जेक्ट था उसको सबसे पीछे लिख लिया। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में ये फॉर्मूला होता है, पैसिव वॉइस में ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे एक पॉइंट वाइज लिख लेता हूँ। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाने के नियम, क्या करेंगे, पहला नियम तो ये कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाएगा। ठीक है, पहला नियम ये है, एक्टिव वॉइस, ठीक है, के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा। दूसरा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब लगने के भी नियम है कि मान लो ये टेंस आएगा तो हेल्पिंग वर्ब ये लगेगी, ये टेंस आएगा तो इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब ये लगेगी। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या है, नियमानुसार
हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तीसरा नियम क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। फिर चौथा, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में वर्ब के बाद बाय प्लस सब्जेक्ट करके लिखा जाएगा। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में वर्ब के बाद बाय प्लस सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये नियम है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के। अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखना है, सब्जेक्ट को वैसे लिखना है, वर्ब जो होगी उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है। अब हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगी यहाँ पर, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब पहले टेंस में तो ठीक है डू डज होती है, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो हेल्पिंग वर्ब ई जा रहा है आ गई। इसी तरह जब इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अलग टेंस हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तीसरे टेंस का हेल्पिंग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अलग हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो हेल्पिंग वर्ब में इसके जस्ट बाद में आपको नियम बता दूंगा, ठीक है, कि हेल्पिंग वर्ब ये यूज होती है। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, तब तक के लिए आप इतना है उसको अच्छे से उतार लीजिए। तो अब हम हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी किस टेंस को जब पैसिव वॉइस में बदलाएंगे, जब चेंज करेंगे कि मान लो इस टेंस की एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वो हम अब पढ़ते हैं। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टेंस नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेंस नेम। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हेल्पिंग वर्ब इन एक्टिव वॉइस, और यहाँ पे लिख लेता हूँ। इससे क्या इतना लिखूंगा तब तो आफ्टर टेस्ट का भी रिवीजन हो जाएगा एक बार। ठीक है, और फिर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस। ठीक है, अब देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12 ही 12 टेंस है। पहला टेंस का क्या नाम है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चौथा टेंस का उल्टा लिख लिया मैंने। तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पांचवा है पास्ट सिंपल टेंस। छठा है पास्ट
कॉन्टिन्यूअस टेंस। सातवां है पास्ट परफेक्ट टेंस। आठवां है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नौवां है फ्यूचर सिंपल टेंस। फिर 10वां है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। 11वां है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 12वां है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखो, अब इनकी एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। एक्टिव वॉइस यानी जो हमने टेंस पढ़े वो सारे एक्टिव वॉइस ही थे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था, पहले टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डू डज। सेकंड टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज आर एम। तीसरे टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज हैव। चौथे टेंस के अंदर क्या आती है, हैज बीन हैव बीन। पांचवें टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, डिड। छठे टेंस के अंदर वॉज वर। सातवें टेंस के अंदर हैड। आठवें टेंस के अंदर हैड बीन। नौवें टेंस के अंदर विल शैल। 10वें टेंस के अंदर विल बी और शैल बी। 11वें टेंस के अंदर विल हैव शैल हैव। 12वें टेंस के अंदर विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये तो हमने पढ़ा ही था। अब देखो क्या करना है। मान लो जब पहले टेंस का यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का कोई वाक्य एक्टिव वॉइस में लिखा हो गया है और उसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे, हेल्पिंग वर्ब बदलेगी। तो पहले टेंस का होगा वाक्य, तो हेल्पिंग वर्ब किसके टेंस की लगेगी पैसिव वॉइस बनाते वक्त, दूसरे टेंस की। यानी क्या लगेगी, इज आर एम। अब दूसरे टेंस को एक बार रहने दो, तीसरा टेंस देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा टेंस, जब तीसरे टेंस के एक्टिव वॉइस को, तीसरे टेंस में लिखे गए एक्टिव वॉइस के किसी सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की लगेगी, चौथे टेंस की। यानी कि तीसरा टेंस है, इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की लगेगी, चौथे टेंस की, हैज बीन और हैव बीन। अब एक बार चौथे को छोड़ दो, पांचवे को पकड़ो। पास्ट सिंपल टेंस डिड। जब पांचवे टेंस में कोई एक्टिव वर्ब में वाक्य लिखा गया है और उसको जब पैसिव वर्ब में कन्वर्ट करेंगे तो कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे, छठे टेंस की, यानी कि वॉज और वर। अब छठे टेंस को एक बार छोड़ दो, सातवें टेंस पर देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डिड। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे सातवें टेंस में लिखे गए किसी वाक्य को तो हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की यूज करेंगे, आठवें टेंस की। ठीक है, यानी कि क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। अब फ्यूचर सिंपल टेंस यानी कि नम्मा टेंस, आठवें टेंस को एक बार के लिए रहने दो, नम्मे टेंस को देखो। जब नम्मे टेंस के
यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर लिखा गया कोई वाक्य है एक्टिव वॉइस में और उसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की लेगी? 10वें टेंस की। ठीक है, 90 टेंस के वाक्य का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब 10वें टेंस की लेंगे, यानी कि ये वाली विल बी, शैल बी। अब देखो 10वें टेंस को एक बार रहने दो, 11वें टेंस को देखो। जब 11वें टेंस को जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हम कौन से टेंस की लेंगे? 12वें टेंस की, यानी क्या लेंगे? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब मैंने आपको जो नंबर सिस्टम से टेंस पढ़ाए थे उसको वो यहां पर काम आएंगे। मैंने कहा था ना कि अगर आप नंबर से, ये जो मैं नंबर से अगर आप टेंस को याद करोगे, ठीक है, तो आपको पैसिव वॉइस 5 मिनट में याद हो जाएंगे। 5 मिनट में पैसिव वॉइस समझ में आएंगे। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको, आप 5 मिनट ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो देखो, जब पहले टेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की लेंगे? दूसरे टेंस की। जब तीसरे टेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की यूज करेंगे? चौथे टेंस की। जब 5वें टेंस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की यूज करेंगे? छठे टेंस की। जब 7वें टेंस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की यूज करेंगे? 8वें टेंस की। जब 90वें टेंस के किसी वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? 10वें टेंस की। और जब 11वें टेंस के किसी वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की यूज करेंगे? 12वें टेंस की। यानी कि जितने भी ओड नंबर यानी कि विषम संख्या वाले टेंस है, विषम संख्या में वाले टेंस का कोई वाक्य एक्टिव वॉइस में लिखा गया है और उसको जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जस्ट उसके आगे वाला टेंस जो कि इवन नंबर का होगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो, ये देखो, अब जो 4 के पाड़े में टेंस आते हैं, चौथा, 8वां, 12वां, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, यानी कि इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, 8वें टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता और 12वें टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास सिर्फ 3 टेंस और बचे, दूसरा, छठा और 12वां। ठीक है, तो अब देखो, इज, आर, एम, अगर कोई वाक्य सेकंड टेंस में लिखा गया है एक्टिव वॉइस में और उसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सिर्फ उसके पीछे बीइंग जोड़ देंगे, BEING। कैसे? तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी, अगर मान लो दूसरे टेंस में कोई वाक्य एक्टिव वॉइस में लिखा गया है उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? सेकंड टेंस की लगेगी, लेकिन उसके साथ बीइंग और जुड़ जाएगा, जैसे कि इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। ठीक है, इसकी तरह ये कंटिन्यू टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू, अबाउ पास्ट कंटिन्यू पे, छठे टेंस पे, इसके पीछे भी ऐसे होगा, इसके पीछे भी बीइंग जुड़ जाएगा, यानी कि वॉज बीइंग हो जाएगा और वर बीइंग हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यू में बीइंग जुड़ेगा पीछे, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब के पीछे, पास्ट कंटिन्यू में वही उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब के पीछे बीइंग जुड़ जाएगा और जो 12वां होगा, सॉरी 10वां होगा, फ्यूचर कंटिन्यू, उस टेंस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जितने भी विषम संख्या वाले टेंस है वो वाक्य एक्टिव वॉइस में लिखे गए हैं और उनको हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, तो हेल्पिंग वर्ब हम जस्ट उसके आगे वाले टेंस की यूज करेंगे। पहला होगा तो दूसरे टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तीसरा होगा तो चौथे टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, पांचवा होगा तो छठे टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, छठा होगा तो सातवें टेंस की हेल्पिंग वर्ब, सॉरी नहीं, पांचवा होगा तो छठे टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सातवां होगा तो आठवें टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, नौवां होगा तो 10वें टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और 10वां टेंस होगा तो, सॉरी 11वां टेंस होगा तो 12वें टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इतना तो समझ में आ गया। अब 4 के पाड़े में जो भी टेंस आते हैं उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनता, चौथा, 8वां, 12वां, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, इसका बनता नहीं है। ठीक है, हेल्पिंग पैसिव वॉइस। फिर बचे कौन सा? कंटिन्यू ग्रुप, दूसरा, छठा और 10वां। तो दूसरे टेंस की हेल्पिंग वर्ब के पीछे अगर बीइंग लगा लेंगे, BEING, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, ठीक है, तो
वो की वो, तो ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो पैसिव वॉइस में इनके काम आ जाएगी। छठे टेंस में भी ऐसे ही करना है, वॉज बीइंग, वर बीइंग, उसकी खुद की हेल्पिंग वर्ब, खुद के टेंस की हेल्पिंग वर्ब के पीछे बीइंग लगा लेंगे और जो नई हेल्पिंग वर्ब होगी वही काम आ जाएगी। ये जो है 10वां टेंस, इसकी तो बनती भी नहीं है पैसिव वॉइस, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, चौथा, 8वां, 12वां और 10वां इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर कोई ऐसा मतलब होते हैं, मतलब क्या कहते हैं कि आप वो कहते हैं ना कि जिसका मतलब दिमाग बहुत ज्यादा दौड़ता है और वो कहे कि नहीं मैं वाक्य लाऊं और उसका बनाना ही पड़े, तो ठीक है, नहीं कोई जिद ही कर ले कि नहीं बनाना ही है, बनता तो नहीं है फिर भी वो जिद कर ले, तो क्या करना, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके पीछे बीइंग जोड़ लेना, यानी कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन, और चौथे टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, फिर भी अगर कोई ला के दे कि नहीं बना के दिखा, तो आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करोगे, इसके ही पीछे बीइंग लगा लेंगे ये वाली। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब ऐसे बनाओगे, हैज बीन बीइंग, हैव बीन बीइंग, इसका भी नहीं बनता चौथे टेंस का, 8वें टेंस का भी। फिर भी कोई जोर जबरदस्ती से बनाना चाहे तो इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब के पीछे बीइंग जोड़ दो, BEING, तो इसका क्या होगा, हैड बीन बीइंग। 10वें टेंस का नहीं बनता, लेकिन फिर भी कोई जबरदस्ती बनाना चाहे तो इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब के पीछे बीइंग जोड़ लो, विल बी बीइंग और शैल बी बीइंग, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी पैसिव वॉइस के लिए। और 12वें टेंस का नहीं बनता, लेकिन फिर भी कोई जिद करे तो फिर जोड़ लो, विल हैव बीन बीइंग, शैल हैव बीन बीइंग, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया कि बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के दिमाग में कीड़ा दौड़ रहा हो कि नहीं मैं तो बनाऊंगा ही, तो उसी टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसके पीछे बीइंग लगा लोगे तो पैसिव वॉइस में उनकी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, ठीक है। तो मेरा टेंस जो नंबर सिस्टम से पढ़ाने का जो तरीका था कि ये, तो अब आपको देखो, अब आपको टेंस याद करने में कोई तकलीफ ही नहीं रहेगी, पैसिव वॉइस याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको ध्यान रखना, पहला टेंस है तो दूसरे टेंस की हेल्पिंग वर्ब, तीसरा है तो चौथे की, 5वां है तो छठे की, 7वां है तो 8वें की, 9वां है तो 10वें की, 11वां है तो 12वें की, ठीक है। और अब आपको भी पता है कि 4 के पाड़े में जो टेंस आते हैं, ठीक है, 4 की टेबल में वो भी पैसिव वॉइस में नहीं बनते, चौथा, 8वां, 12वां वो नहीं बनते। फिर कंटिन्यूस ग्रुप रहा, छठा, 10वां और नहीं, दूसरा, छठा और 10वां, तो उसके पीछे क्या करेंगे, खुद के हेल्पिंग ग्रुप के पीछे बीइंग लगा लेंगे, इसका बन गई पैसिव वॉइस में हेल्पिंग ग्रुप, इसके टेंस के पीछे खुद के पीछे बीइंग लगा लेंगे, इसकी बन गई पैसिव वॉइस में हेल्पिंग ग्रुप। और अब ये 10वां है, इसका तो बनता भी नहीं है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब जिस टेंस का बनता ही नहीं है उसका भी अगर कोई जोर जबरदस्ती से बनाना चाहे तो कहेगी उसकी क्या हेल्पिंग वर्ब होगी, तो उसके हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में जो उनके जिस खुद की टेंस है, यानी कि चौथा, 8वां, 12वां और 10वां, उन्हीं टेंस की हेल्पिंग वर्ब के पीछे बीइंग लगा लो, तो वो उनके पैसिव वॉइस में जोर जबरदस्ती से तुम जो वाक्य बनाओगे वो पैसिव वॉइस में उनकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूं, ये आप पूरा ये सारणी है इसको रिवाइज करते रहना बीच बीच में, वैसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि ये वीडियो देखते ही आपको ये याद हो गई होगी, ठीक है। डू डज होगी वो ईज आर एम में कन्वर्ट होगी, ईज आर एम, ईज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग में कन्वर्ट होगी, हैज है वो हैज बीन, हैव बीन में कन्वर्ट होगी, ये कन्वर्ट होगी ही नहीं, डिड वॉज वर्ब में कन्वर्ट होगी, वॉज वर वॉज बीइंग और बीइंग में कन्वर्ट होगी, हैड बीन में कन्वर्ट होगी, ये वाली होगी ही नहीं, विल बी, विल बी और शैल बी में कन्वर्ट होगी, शैल बी कन्वर्ट होती ही नहीं है, विल हैव और शैल हैव, विल हैव बीन और शैल हैव बीन में कन्वर्ट होगी, और विल हैव बीन, शैल हैव बीन कन्वर्ट होती ही नहीं है, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूं इस पूरे को, ठीक है, कि ये टेंस के नेम, टेंस नंबर, ये टेंस के नेम, एक्टिव वॉइस में इनकी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है वो मैंने आपको बता दी। तो मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसको उतार लो। तो आपने सारणी उतार ली, अब आपको मैं फॉर्मूले लिखवा लेता हूँ कि मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, ठीक है। यदि वाक्य एफर्मेटिव में वगैरह लिखा गया है, ठीक है, एफर्मेटिव और नेगेटिव, तो मान लो जैसे कि है जनरली क्या होता है, एफर्मेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसको जब पैसिव वॉइस में बताएंगे तो ये वाला मतलब मैं फॉर्मूला लिखा ही चुका हूँ, ऑब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अगर वाक्य इंटेरोगेटिव हो, इंटेरोगेटिव भी दो तरह के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से इंटेरोगेटिव बनते हैं और एक क्वेश्चनिंग वर्ड से बनते हैं। क्वेश्चनिंग वर्ड क्या होते हैं वो टेंस में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और किसी को नहीं पता है तो मैं, आप यहाँ पर आई बटन आएगा उसको क्लिक करके आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चनिंग वर्ड और ये जो पूरा क्वेश्चनिंग फॉर्मेशन होता है, आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का पूरा जो एक टॉपिक जो वीडियो था, ठीक है, वो मैंने आपको टेंस में पढ़ा लिया। मैं यहाँ पे आई बटन पर कर लूँगा, आप क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते, किसी को नहीं पता हो तो। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है प्लस सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब की जगह ही रहना देना है और इसको ये वाला ये यहीं पर करना है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, और फिर बाय करके वो सब्जेक्ट लिख लिया जाएगा। और अगर मान लो वाक्य इंटेरोगेटिव में तो है ये तो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले वाक्य। अब WH वर्ड जो कहते हो, और आप जिसको WH वर्ड कहते हो और मैं उसको क्वेश्चनिंग वर्ड कहता हूँ। ठीक है, तो जो क्वेश्चनिंग वर्ड से या WH वर्ड से बनने वाले जो वाक्य है उसमें क्या होगा, पहले क्वेश्चनिंग वर्ड आएगा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या करेंगे, क्वेश्चनिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चनिंग वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे और इसको कर लेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सॉरी नहीं, ये यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस और फिर सब्जेक्ट करके वो हम इसका ये बना लेंगे। ठीक है, अब देखो अब आपको हो सकता है किसी को मतलब ऐसे समझ में नहीं आया कि ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि ऑब्जेक्ट पता लगाना कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, हाउ टू फाइंड द ऑब्जेक्ट। देखो मैं कुछ वाक्य लिखता हूँ, he was going on the road, she has gone to school, she sent me a गिफ्ट। ठीक है, मतलब अ बुक लिख ले तो गिफ्ट तो वो देती है नहीं, लेती है सिर्फ। ठीक है, और एक मान लो लिख लिया, वी फ्लाई काइट्स एवरी डे। ठीक है, या मान लो हो गया, इट हैपेंड 50 days ago। ठीक है, आई लिव एट होम नाउ। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कभी भी किसी भी वाक्य में अंत में अगर समय आ गया तो वो ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, अगर कोई स्थान आ गया तो वो ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, और एक आप ये भी पता होगा कि एडजेक्टिव है वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। देखो तो ही वॉज गोइंग ऑन द रोड। ठीक है, ऑन द रोड, तो यहाँ पर भी ये तो सिर्फ विशेषता बता रहा है। ठीक है,
अगर कहाँ जा रहा है वो भी लिखा हुआ होता तो भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी कि हाँ, मतलब इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ही हैज़ गॉन टू स्कूल, तो ये स्कूल है, वर्ब के बाद में स्कूल जरूर लिखा गया है, लेकिन कभी भी स्थान और समय ऑब्जेक्ट नहीं होते, तो इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर शी सेंड नहीं, शी सेंट सेकंड फॉर्म होगी, शी सेंट मी अ बुक, यानी कि उसने मुझे एक बुक भेजी, तो इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट है, मी यानी मुझको, और क्या भेजा, अ बुक। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट है, एक तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, उसने मुझे भेजा, क्या भेजा, बुक, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बुक, और उसने भेजा, किसको भेजा, मुझे, तो मी, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो वी फ्लाई काइट्स, यानी कि हम क्या उड़ाते हैं, पतंग, और एवरीडे। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट काइट्स। अब इट हैपेंड 50 डेज अगो, तो ये टाइम दिया हुआ है, वर्ब के बाद अगर टाइम दिया हुआ तो टाइम कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो इसके अंदर भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आई लिव एट होम नाउ, तो लिव के बाद में जो होम होता है ये स्थान है, ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। नाउ समय है, ये भी कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो इसके अंदर भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिस वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट है नहीं उसका पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। अब एक बात और, मैंने आपको कहा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो आप, मुझे कैसे पता चला कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, तो मैं आपको विधि बताता हूँ, ठीक है। वर्ब है, वर्ब को दो क्वेश्चन करो, एक तो है व्हाट, ठीक है, और एक whom, यानी कि क्या और किसको। क्रिया के साथ ये दो सवाल करो। ही वॉज गोइंग ऑन द रोड, क्रिया क्या है, जाना, तो अब ये पूछो कि क्या जा रही है, ठीक है, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा कि क्या जा रहा है, ठीक है, क्योंकि नहीं बता रहा क्या जा रहा है। whom, किसको जा रही है, वो भी नहीं बताया, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आया। अब है सी हैज़ गॉन टू स्कूल, गॉन यानी जाना, क्या जा रहा है मतलब, ठीक है, वो भी नहीं बताया मतलब, और किसको जा रहा है वो भी नहीं बताया, क्योंकि स्थान कभी ऑब्जेक्ट होते नहीं, ठीक है। शी सेंट मी अ बुक, उसने मुझे बुक भेजी, तो भेजना एक क्रिया है। अगर मैं ये वाला वाक्य क्रिया के साथ लगाऊं, क्या भेजना क्रिया है, तो मैं पूछूंगा वर्ब के साथ एक ये वाला क्वेश्चन लगाऊंगा, क्या भेजा, तो उत्तर क्या आया, बुक। फिर मैंने क्रिया के साथ ही भेजना, उसके साथ ही मैंने एक और क्वेश्चन जोड़ा, किसको, तो कौन सा उत्तर आया, मी, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट जो आपको वाक्य में मिलेंगे वो इन दोनों से ही मिलेंगे। वर्ब के साथ क्या जोड़ो, तो जो ऑब्जेक्ट आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्रिया के साथ whom जोड़ो, यानी कि किसको पूछो, तो जो ऑब्जेक्ट आएगा उसे कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगी वो होता है, वो ज्यादातर सजीव होता है, या सजीव ही होता है, यही समझ लो, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर क्रिया के साथ हम ये वाला क्वेश्चन जोड़े क्या, तो जो भी हमें उत्तर मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और क्रिया के साथ अगर हम जोड़े किसको, whom, तो जो ऑब्जेक्ट, जो चीज हमें मिलेगी वो होगी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये दो वाक्य, ये दो प्रश्न क्रिया के साथ करो, आपको उत्तर मिले तो वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट है, और अगर नहीं मिले, ठीक है, तो वो वाला वाक्य पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। तो देखो, जो हिंदी में आपने एक दो कंसेप्ट होते हैं,
अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होती है जो क्रिया तो होती है लेकिन उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी कि कर्म नहीं होता, ठीक है। यानी कि तो मैं वो भी बता देता हूँ कि हिंदी में अगर हम जिसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और एक होता है हिंदी में अकर्मक क्रिया। यानी कि इनट्रांजिटिव वर्ब। दो हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है यानी सकर्मक क्रिया है, उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, और इनट्रांजिटिव वर्ब है इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता और इसके साथ ऑब्जेक्ट होता है। तो पैसिव वॉइस किनका बनेगा? जिनके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब होगी, यानी कि जो सकर्मक क्रिया होगी, हिंदी में जिसको सकर्मक बोलते हैं, हिंदी में इंग्लिश में जिसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। यानी कि जिन वाक्यों में ट्रांजिटिव वर्ब है उन्हीं वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। तो यहां पर नोट करके लिख लो, जिन वाक्यों में सकर्मक क्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब हो, उन्हीं वाक्यों को पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। लिखा जाता है या लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप ये भी नोट करके लिख लेना कि क्रिया के साथ निम्न दो सवाल पूछने पर हमें ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है, यानी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है वो प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला कि अगर एफर्मेटिव में है तो वाक्य को कैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर देखो अब ये एसर्टिव में लगता है। एसर्टिव वाक्य क्या होते हैं? एसर्टिव यानी कि जो वाक्य इंटरोगेटिव नहीं है वो वाक्य एसर्टिव कहलाते हैं। यानी कि एक तो नेगेटिव वाक्य और एफर्मेटिव, ये इन दोनों वाक्यों को एसर्टिव कहते हैं। मान लो कि अगर नॉट लगा हुआ होगा तो कहां पर लगा हुआ होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद में, यहां पर नॉट लगा हुआ होगा, ठीक है। और यदि पैसिव वॉइस बनाएंगे तब भी ऐसे ही करना है, नॉट हम कहां पर लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ठीक है। तो नॉट का टेंशन नहीं लेने का, नॉट का टेंशन बस यही है, आपको पता है कि नॉट का लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही हमेशा नॉट लगता है, तो बस ऐसा कैसे ही करो, हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद में नॉट लगा दो, क्योंकि अगर वाक्य एक्टिव वॉइस में होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा हुआ होगा। और आप जब पैसिव वॉइस बनाओ तब भी ऐसे ही करना, नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही रहने देना, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही करना, इसमें भी ऐसे ही करना, इसमें भी ऐसे ही करना। नॉट अगर होगा तो कहां पर होगा? इंटरोगेटिव में, यहां पर होगा। तो आप भी लगाते हो जब पैसिव वॉइस बनाओ तो यहां पर बना लेना। यहाँ पर हेल्पिंग इंटरोगेटिव पैसिव अगर मतलब एक्टिव वॉइस में लिखा होगा वाक्य तो नॉट यहाँ पर होगा, ठीक है। आप भी पैसिव वॉइस बनाओ तो हेल्पिंग ग्रुप के बाद में नॉट लिख लेना, ठीक है। तो नॉट हमेशा एक्टिव वॉइस में भी हेल्पिंग ग्रुप के बाद में आता है और पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग ग्रुप के बाद में आता है, ठीक है। अगर वाक्य में नॉट है तो लगाना है, नहीं तो ये स्ट्रक्चर तो फॉलो होंगे ही, ठीक है। तो ये सारे मैंने नियम पढ़ा लिए, आपके हेल्पिंग ग्रुप्स के रूल पढ़ा लिए, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी टेंस नहीं बदलता, सिर्फ वाक्य को लिखने का तरीका बदलता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा राम प्लेज फुटबॉल, ठीक है, यानी कि राम फुटबॉल खेलता है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? फुटबॉल इज प्लेड बाय राम, यानी कि फुटबॉल राम के द्वारा खेली जाती है।
तो यहाँ भी राम फुटबॉल खेलता है, ता है, ती है, ते है आ गया। यहाँ पे भी पहला टेंस ही रहा है। और फुटबॉल राम के द्वारा खेली जाती है, जाता है, जाती है, जाते हैं, ये भी पहला टेंस ही रहा है। यानी कि टेंस कभी भी नहीं बदला, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदली, और हेल्पिंग वर्ब बदलने से टेंस कभी भी नहीं बदलता। अगर टेंस बदला होता तो क्या होता, ऐसे हो जाता। अगर टेंस बदला होता तो ऐसे होता था कि राम इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो ये वाक्य हो जाता कि राम फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। जबकि टेंस नहीं बदला, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदली है और वाक्य को कहने का तरीका बदला है। तो हमेशा ध्यान रखना, बहुत से लोग कहते हैं कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बदल जाता है। अरे भाई, टेंस नहीं बदलता, सिर्फ वो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करता है, ठीक है। तो आप इतना, मैं साइड में हो जाता हूं, आप इतना उतार लीजिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से हम सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको पहले सब अच्छे से समझाना था कि कैसे वाक्य के नियम लगते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं कि इन वाक्यों का ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो इन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है। टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होती है, तो ये जितने भी जो स्ट्रक्चर वगैरह जो लिखाने थे ये, ठीक है, कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, कौन सी इंट्रांजिटिव होती है, तो ये सारा कुछ पढ़ाना था। क्योंकि बिना नियमों के आप कोई भी वाक्य, इंग्लिश पूरे नियमों से चलती है, तो रूल्स आपको पहले मैंने बता दिए। अब कल से हम नेक्स्ट वीडियो में हम अगली क्लास से हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से और डीप से पढ़ेंगे। तो अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक भी करना। आप सब्सक्राइब चैनल किया ही होगा, दूसरों को भी बताओ, करवाओ, और कमेंट आप ज़रूर करो, ठीक है। इससे मुझे हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके, बाय, टेक केयर।